हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब क्या होता है ये, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और भी कई चीज़ें जानी थी। आज आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्विपमेंट्स क्या चाहिए हैं अगर आपको ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और अपने सभी कलीग्स के साथ भी आप ये शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, देन मेडिकेशन इन इट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि टैबलेट बताई है, लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन में तो टैबलेट, कैप्सूल है तो कैप्सूल, और लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड। फॉर एग्जांपल अगर पीसीएम लिख दिया है तो आपको ये चेक करना है उसमें रिकॉर्ड में कि टैबलेट देनी है, सिरप देनी है, क्या देना है, या इंजेक्शन पीसीएम देना है, वो ही आपको अपनी ट्रे में रखना है। देन मेडिकेशन कप, स्पून और ओरल सिरिंज फॉर मेजरिंग लिक्विड्स एंड वाटर एंड ड्रिंकिंग कप, पिल क्रशर और स्प्लिटर, अगर पिल आपको क्रश करके देनी है, मान लो पेशेंट नहीं उसको ऐसे स्वेलो कर पाएगा, क्रश करके देनी है तो उसके लिए ग्लव्स इफ़ रिक्वायर्ड बाय प्रोटोकॉल, ठीक है। देन हैंड सैनिटाइज़र और सोप एंड वाटर फॉर हैंड हाइजीन मस्ट है हर प्रोसीजर से पहले और बाद में। After that, documentation tools, for example, patient chart, pen or diary, whatever there is protocol in your hospital. अब हम पूरे प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, कैसे एडमिनिस्टर करनी है। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स इंक्लूड सेवरल की स्टेप्स। अब हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे। First is provide clear instructions and supervise the patient to ensure the medication is taken properly. Tablets and capsules should typically be swallowed whole with water. यानी कि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, सुपरवाइज करेंगे, आप पेशेंट को चेक करेंगे कि पेशेंट ने वो टैबलेट ले ली है कि नहीं ले ली। ऐसा तो नहीं कि आपने पेशेंट को पकड़ा दी और आप आ गए और पेशेंट ने वो फेंक दी हो। तो आपको अपने सामने पेशेंट को वो मेडिसिन देनी है। और आप पेशेंट का मुंह भी चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है, पेशेंट मुंह में लेके रखते हैं और जैसे आप उधर से जाओगे तो वो निकाल के फेंक देंगे, ऐसा भी होता है। तो यू हैव टू चेक फॉर दैट ऑल्सो। और फिर पोजीशन द पेशेंट अपराइट, सिटिंग अप हेल्प्स प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड फैसिलिटेट्स फैलोइंग। प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट, बैठा के देनी है। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को देते हैं वो लेटे लेटे सटक लेते हैं उसको, तो वो गलत है। एस्पिरेशन के चांसेस है, पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, उसमें गलती आपकी है क्योंकि आपने पेशेंट को बताया नहीं है कि मेडिसिन कैसे लेनी है, सही तरीका क्या है। तो पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, बैठाना है। आफ्टर दैट पेशेंट को आप बोलेंगे कि अब आप मेडिसिन ले लो। नेक्स्ट है मेक श्योर द पेशेंट स्वेलोज द मेडिकेशन कम्प्लीटली। वही जो पहले भी बताया कि पेशेंट ने मेडिसिन स्वेलो कर ली है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो पेशेंट को डोज जानी चाहिए वो उसने ले ली है। ऐसा नहीं है कि आधी तोड़ के फेंक दी, आधी रह गई, या मुंह में छिपा ली थी वो फेंक दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज ऑफर अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। पूरा पानी का ग्लास भर के पेशेंट को देना है। प्रोवाइडिंग वाटर हेल्प्स द पेशेंट स्वेलो द मेडिकेशन एंड अलाउ इट टू रीच द स्टमक फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट द टैबलेट और कैप्सूल फ्रॉम गेटिंग स्टक इन द ईसोफेगस। इसके दो फायदे हैं, एक तो अच्छे से वो पेशेंट के पेट में, टमी में चली जाती है, स्टमक में, ठीक है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाता है उससे। और दूसरा ये कि ईसोफेगस में ही फंसे रहने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर पानी ज़्यादा पीता है पेशेंट मेडिसिन लेने के बाद। तो इसीलिए पेशेंट को फुल ग्लास ऑफ वाटर लेने के लिए बोलना है। बाय चांस अगर कोई ऐसी मेडिसिन है कि प्रॉपर ये है कि नहीं जूस के साथ लेनी है कोई मेडिसिन या दूध के साथ लेनी है, तो फिर उस चीज़ के साथ हम देंगे, अदरवाइज़ पानी के साथ। लेकिन लिक्विड जो है थोड़ा ज़्यादा देना है पेशेंट को मेडिसिन के साथ। अभी हमने जाना कि टैबलेट कैप्सूल वगैरह देना है तो कैसे देना है। अब हम बात करेंगे लिक्विड मेडिसिन अगर पेशेंट को देनी है तो उसका क्या मेन प्रोसीजर है। फर्स्ट पॉइंट इज शेक सस्पेंशंस वेल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन।
देखो, जब भी अगर आप कोई लिक्विड मेडिसिन यानी कि सिरप वगैरह दे रहे हो तो सबसे पहले उसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा, एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं, सिरप है, अगर आप हिलाओगे नहीं तो क्या होता है, कई बार नीचे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी रहेगी, ऊपर लिक्विड सा है ना, इस तरह से रहेगी। तो जो आप डोज दोगे वो एक्यूरेट डोज नहीं जाएगी वो पेशेंट को मेडिसिन की। तो इसीलिए अगर आप हिला लोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इवनली, तो फिर प्रॉपर एक्यूरेट डोज पेशेंट को जाएगी। नेक्स्ट इज मेजर द डोज एक्यूरेटली बाय यूजिंग ओरल मेडिकेशन डोजिंग डिवाइसेस सच एज मेडिकेशन स्पून, कप और सिरिंज। प्रॉपर यानी कि उसको मेजर करके देना है। जैसे हम देखते हैं उसके ऊपर एक कवर होता है सिरप की बोतल के ऊपर, है ना, उसमें मेजरेबल वो होता है ना पूरा कि 5 ml, 2.5 ml, 10 ml, 7.5 ml मेजर करने के लिए उसमें मार्किंग दी होती है। तो वैसे हो, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है डोजिंग डिवाइसेस मेजर करने के लिए, उसकी हेल्प से आपको एडिक्वेट यानी कि एक्यूरेट, नॉट एडिक्वेट, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ या एक्यूरेट डोज ऑफ ड्रग पेशेंट को देनी है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हम कई बार क्या होता है पेशेंट्स को बोल देते हैं कि ये 1 चम्मच लेनी है, 2 चम्मच लेनी है, तो सबके घर पे अब चम्मच का साइज़ अलग अलग भी होता है ना, तो नहीं इतना एक्यूरेट पता लगेगा कि अब आपने तो बोल दिया 1 चम्मच लेना है, वो अगर 5 ml की है, क्या पता थोड़ी छोटी स्पून है, बड़ी स्पून है, अलग अलग साइज़ हो जाता है ना। तो इसीलिए प्रॉपर एक्यूरेट जो भी डोज बताई गई है पेशेंट के लिए, प्रिस्क्राइब की गई है, वो जाए, उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि मेजर करके ही वो पेशेंट ले। थर्ड पॉइंट इज पोजीशन द पेशेंट अपराइट। वो तो कोई भी मेडिसिन आप दोगे अपराइट पोजीशन ही देनी है पेशेंट को, ताकि एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट, ठीक है, और अच्छे से स्वेलो कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर द पेशेंट कंज्यूम्स द इंटायर डोज। यानी कि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको ये इंश्योर करना है कि पेशेंट ने पूरी डोज ले ली है, ठीक है, जितनी भी मेडिसिन देनी थी वो पूरी ले ली है। अब जैसे देखो, एक प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, हमने सिरप दी है पेशेंट को, जो वो कवर होता है, जो ढक्कन होता है, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो उस ढक्कन पे थोड़ी बहुत ऐसे लगी भी रह जाती है। अब पेशेंट क्या बोलेगा, हाँ हो गया हो गया। अब कितनी सारी डोज, तो कितना mg कुछ तो अमाउंट मतलब कि वो डोज का रह जाता है ना उस ढक्कन में, तो उसमें पानी डाल के अच्छे से वो ले ले कि वो पूरा क्लियर हो जाए, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी एक्यूरेट डोज जो है पेशेंट के अंदर चली जाए। तो वो आपको इंश्योर करना है कि जितनी डोज बताई है वो पेशेंट ने कंज्यूम कर ली है, ले ली है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड वाटर इफ नीडेड। यही बात है जो मैंने अभी बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन हेल्प रिंस द मेडिकेशन डाउन अलाउइंग इट टू रीच द स्टमक, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे सबलिंगुअल और बक्कल मेडिकेशंस को कैसे देना है। एडमिनिस्ट्रिंग सबलिंगुअल एंड बक्कल मेडिकेशंस इन्वॉल्व्स प्लेस द मेडिकेशन अंडर द टंग। सबलिंगुअल होता है जीभ के नीचे रखना है, पेशेंट के जीभ के नीचे मेडिसिन रखेंगे और बिटवीन द गम एंड चीक, ठीक है, यानी कि बक्कल में। प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन वेयर टू प्लेस द मेडिकेशन प्रमोट्स प्रॉपर एब्जॉर्प्शन थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इसमें आपको मेन बात का ध्यान जो रखना वो ये कि आपको क्लियर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने पेशेंट को कि मेडिसिन कहाँ रखनी है। पता लगे आप बस बोल के आ गए हाँ मेडिसिन ले लो, और पेशेंट ने क्या किया, वो सटक ले पानी के साथ, जबकि वो रखनी थी जीभ के नीचे। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर द पेशेंट डज नॉट च्यू और स्वेलो द मेडिकेशन। वही बात जो अभी बताई कि ऐसा ना हो कि पेशेंट वो उसको स्वेलो कर ले या उसको चबाने लग जाए, क्योंकि देखो जो करेक्ट मेथड होता है ना मेडिसिन लेने का वैसे ही ली जाएगी तो ही उसका इफेक्ट आता है। अब देखो आप जो इंजेक्शन है अगर सिर्फ IM देना उस पर लिखा है ओनली फॉर IM इंजेक्शन, आप उसको IV नहीं दे सकते, आप इंजेक्शन को पी नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो टैबलेट ऐसे स्वेलो करने को लेनी होती है आप उसको जीभ के नीचे रख के लोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। सेम वे जो मेडिसिन सबलिंगुअल लेनी है, जीभ के नीचे रख के ऐसे लेनी है, वो मेडिसिन को अगर आप चबा लोगे या फिर सटक लोगे, स्वेलो कर लोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रॉपर इफेक्ट के लिए
जिस तरह से जो मेडिसिन लेनी होती है उसी तरह से ही आपको इंश्योर करना है कि पेशेंट ले। ठीक है, तो आपको देखना है कि पेशेंट उसको चबा ना ले या सटक ना जाए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगा। जो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट होना चाहिए वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी अगर गलत तरीके से ली गई तो। और जो सबलिंगुअल मेडिसिन्स होती हैं ये माउथ में डिज़ोल्व हो जाती हैं बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप इसको गलत तरीके से ले लोगे, आई मीन पेशेंट अगर गलत तरीके से ले लेगा, चबा लिया, स्वेलो कर लिया, जो भी कर लिया, तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर द पेशेंट अंटिल डिज़ोल्व्ड। ऑब्जर्व करना है पेशेंट को जब तक मेडिसिन डिज़ोल्व नहीं हो जाती कम्प्लीटली तब तक। ठीक है, तभी वो एब्जॉर्ब होगी प्रॉपरली। अब वही मैंने बताया, आप दे के आ गए, पेशेंट ने जीभ के नीचे भी रख लिया और आप आ गए और उस चालाक पेशेंट ने क्या करा, उसको निकाल के फेंक दिया। उसे नहीं पसंद आया उसका टेस्ट, उसने फेंक दिया, उसने लगा ऐसे ही फालतू का कुछ भी दे रहे हैं, जो भी लगा उसको। ठीक है, तो ताकि ये सब एरर ना आए, ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। Next is advise the patient to refrain from eating, drinking or smoking until the medication is fully absorbed. जब तक वो मेडिसिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक पेशेंट को बोलना है कि कुछ खाए पिए ना, स्मोक भी ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ खाए पिएगा, मेडिसिन सॉरी जीभ के नीचे रखी हुई है और कुछ खा पी रहा है पेशेंट उसी टाइम पे, तो क्या होगा, वॉश हो जाएगी मेडिसिन, है ना। वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो तो वॉश हो जाएगी, या ऐसे ही खाने पीने की चीज़ के साथ अंदर चली जाएगी, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड पेशेंट एजुकेशन। सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का कैसे हम वो और मजबूत इसको कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से, मॉनिटरिंग करके और पेशेंट एजुकेशन से। डॉक्यूमेंटेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पेशेंट की जो भी फाइल है उसमें। ठीक है, दैट सपोर्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड एस्टेब्लिश अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट कर दिया तो नेक्स्ट आपको, अगर आप बताना भी भूल जाओगे कि आपने मेडिसिन दे दी है ना, या किस टाइम पे दी, मान लो थोड़ा आगे पीछे हो गई थी या टाइम पे दी, जो भी है XYZ, जो भी आपकी रिपोर्ट है वो आपने अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दी है तो नेक्स्ट आप देखेगा और समझ जाएगा, है ना। तो क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देन मॉनिटर फॉर एडवर्स रिएक्शंस। एडवर्स रिएक्शंस के लिए देखना है ताकि क्विक इंटरवेंशन आप ले सकें। क्विक इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आपने तुरंत नोटिस कर लिया कि कोई ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा है, आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर लिया, तो तुरंत आप एक्शन ले सकते हो। ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो है उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो, पेशेंट को आप सीवियर कुछ प्रॉब्लम होने से बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस। फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं पेशेंट को, एजुकेट करेंगे उनको कि क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कैसे हेल्थ कितने टाइम में और कैसे रिकवर हो जाएगी, और फॉलो अप एक्शंस के बारे में बताएंगे, फॉलो अप के लिए आना क्यों ज़रूरी है और घर पर कैसे ध्यान रखें, क्या कुछ एडवर्स रिएक्शन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ अगर दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को आकर दिखाएं वो। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को बतानी है। और एक चीज़ और मेन चीज़ जो है बतानी वो ये है कि जो भी मेडिसिन पर पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो पेशेंट को बताने हैं उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मान लो अब कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है कि नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है, या कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है कि डायरिया हो जाता है, तो आप पेशेंट को बता के भेजोगे तो पेशेंट को बाय चांस अगर वो प्रॉब्लम हुई तो वो समझ जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत ही है तो मे बी उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। फिर उसका भी बताना है कि किस लेवल तक अगर है तो ठीक है, ओके ओके है, किस लेवल पे अगर कंडीशन आ जाती है तो आपको तुरंत आके दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी ज़रूरी है। एजुकेट करना पेशेंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलो जी अब हम जानते हैं नर्सिंग कंसिडरेशंस। बाय कंसिडरिंग दीज स्पेशल फैक्टर्स एंड
Customizing the approach to meet each patient's requirements, nurses can enhance the safety and effectiveness of administering oral medications. बिल्कुल सही बात है जी। तो चलो जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखो भाई, ये फर्स्ट पॉइंट है ना जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करना इसको। डू नॉट क्रश और स्प्लिट टैबलेट्स अनलेस स्पेसिफाइड। देखो, जब तक बोला ना जाए, कहा ना जाए कि वो आप क्रश करके दे सकते हो, वो क्रश करके नहीं देनी मेडिसिन। उसका रीज़न ये है कि जो टैबलेट्स है ना वो इस तरह से कुछ बनी होती हैं कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है, कि फॉर एक्सटेंडेड रिलीज के लिए, कि स्टमक में जब वो जाएगी मेडिसिन, जब पेशेंट वो मेडिसिन लेता है तो वो हमारे स्टमक को इरिटेट ना करे, इरिटेशन कोज ना करे, कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिसिन जैसे बनी हुई है वो उसी फॉर्म में ली जाए। अगर क्रश कर दोगे तो जो उसकी जो प्रोटेक्टिव कोटिंग थी वो हट गई, तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। उसकी क्या मतलब नेगेटिव रिएक्शन क्या हो सकता है कि वो हो सकता है प्रॉपर एब्जॉर्ब ना होएगी, फिर वो एफिकेसी भी उसकी कम हो जाएगी, इतनी जो इफ़ेक्टिवनेस उसका होना चाहिए प्रॉपर वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहेगा, और साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके बढ़ जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ क्यों कि उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग हमने डिस्टर्ब कर दी, हटा दी है उसको कूट पीट के। तो मेडिसिन को कूटना पीटना नहीं है भाई, जो जिस फॉर्म में है जितना अगर पॉसिबल हो तो उसी फॉर्म में लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैप्सूल है, अब कैप्सूल को भी क्या करते हैं बहुत से लोग कि मान लो उसको पानी में घोल के दे देते हैं ना बच्चे को। मान लो किसी को अगर इतना सटकना नहीं आता तो चलो अलग बात है, लेकिन जब बच्चे लेने लग जाते हैं, थोड़ा इतने बड़े हो गए हैं कि मेडिसिन ले लेते हैं, फिर भी क्या करते हैं, एक आदत बनी हुई है चम्मच में घोल के देने की। तो आप चम्मच में तो घोल के दे दोगे वो कैप्सूल के अंदर की दवाई को, लेकिन आप ये समझो कुछ तो कारण होगा भाई जिसने वो कैप्सूल की कोटिंग के अंदर वो दवाई घुसाई है ना। तो कुछ तो रीज़न होगा ही ना। अब उसको आप निकाल के ऐसे दे रहे हो तो हो सकता है वो स्टमक इरिटेशन कोज करेगी, इस वजह से वो ऐसी कोटिंग ऐसी कैप्सूल के अंदर में वो डाली गई है कि वो डायरेक्ट उसको टच ना करे। कुछ तो रीज़न होगा ही उसके पीछे, साइंटिफिक कोज, है ना। तो डोंट क्रश और स्प्लिट टैबलेट्स अनलेस स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है डोंट ओपन कैप्सूल्स अनलेस डायरेक्टेड। अरे भाई, ये तो पॉइंट मैंने देखा भी नहीं था, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ये जो मेडिसिन जैसे है, जो भी उसके अंदर पाउडर ग्रैन्यूल्स हैं या लिक्विड फॉर्म में है, जैसे भी है उसको वैसे ही दे दो। ओपन करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से कि क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। ये तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो मान लो 100 mg में कोई डोज जानी थी, एब्जॉर्प्शन तो वो 100 mg का नहीं हुआ, हो सकता है वो 60 mg 70 mg 85 mg इतने का हुआ हो, तो प्रॉपर डोज एब्जॉर्ब ही नहीं हुई है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि भाई जिस तरीके से बोला था उस तरीके से आपने दवाई नहीं ली है, ठीक है। और some capsules feature delayed release or entry coatings that protect the stomach lining, है ना। कितनी इम्पोर्टेंट और अच्छी बात। असेस स्वेलोइंग एबिलिटी। स्वेलोइंग एबिलिटी देखनी कि पेशेंट स्वेलो कर सकता है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो कोई ओल्ड एज पेशेंट है या कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं स्वेलो कर सकता है, या एज फैक्टर ऐसा आ रहा है, कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न ऐसा है कि स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी आए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको असेस करनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मतलब किस फॉर्म में आपको वो मेडिसिन देना प्रेफर करना है पेशेंट को, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भी लिक्विड फॉर्म में दें या डिज़ोल्वेबल टैबलेट देना है। फिर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई मेडिसिन किसी किसी फॉर्म में अवेलेबल होती है, किसी में नहीं होती। तो सारी चीज़ें देख के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। असेस फॉर पॉलीफार्मेसी। ओल्डर एडल्ट्स आर ओफन ऑन मल्टीपल मेडिकेशंस, है ना, बहुत सारी मेडिसिन पर होते हैं ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट्स जो होते हैं। तो ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि एक ड्रग के साथ दूसरी नहीं लेनी होती, लेकिन पेशेंट को मेडिसिन चल रही है, हमने पूछा भी नहीं क्या क्या मेडिसिन ले रहे हो, तो वो ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारी मेडिकेशंस की पूरी हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से पहले कि आपको क्या क्या मेडिसिन चल रही हैं। पहले से हो सकता है कहीं और से ट्रीटमेंट चल रहा है,
या फिर पास से भी चल रहा है, पर आपको सारा रिकॉर्ड पहले चेक करना है पेशेंट कौन सी मेडिकेशंस पर है ऑलरेडी, उसके हिसाब से ही पेशेंट की मेडिसिन एडवाइस की जाती है। नेक्स्ट है यूज़ एज अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स। वही बात है, एज के हिसाब से। अब जैसे बच्चा है, स्वेलो नहीं कर पाएगा मेडिसिन, है ना, या फिर आप मान लो बड़ों वाली सिरप भी दे दोगे तो फिर क्या होगा, कड़वी लगेगी। बच्चों के लिए तो बड़ी फ्लेवर वाली सिरप्स आई हुई है ना, अच्छी खासी, बिल्कुल मस्त मीठी मीठी। तो फिर एज के हिसाब से मेडिसिन देनी है हर किसी को, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और उसकी कंडीशन क्या है, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट इज यूज एज अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस, एग्जाम्पल सॉलिड डोसेज पेन, मल्टी पार्टिकुलेट काउंटर्स एंड मेडिकेटेड स्ट्रोज। ठीक है, यानी कि एज अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस यूज़ करने हैं ताकि पेशेंट को एक्यूरेट डोज दी जा सके, ठीक है, और सेफली दी जा सके, साइड इफ़ेक्ट्स के भी चांसेस ना हो, और ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हो, और कॉम्प्लायंस भी है। नेक्स्ट इज़ एडजस्ट डोजेज अप्रोप्रिएटली फॉर चिल्ड्रन। अब देखो, बच्चों को उनके वेट और एज के हिसाब से डोज दी जाती है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो एक्यूरेट डोज जाए, ये आपको इंश्योर करना है ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। तो डोज कैलकुलेशन आप सभी को आना मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंप्लीफाई मेडिकेशन रेजिमेन फॉर पेशेंट्स विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। वैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिसिन तो मेनली उनके लिए, लेकिन हमें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन जो दे रहे हैं इस हिसाब से देना है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डोजेस पर डे, ताकि उनको इतना याद रखने में दिक्कत ना होए, बार बार लेने का टाइमिंग ध्यान रखना और ये सब चीज़ें फॉलो करने में, ठीक है। और यूजिंग कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस से क्या फ़ायदा, मान लो 2 सोल्ट की 2 अलग अलग टैबलेट्स दोगे आप पेशेंट को, तो इससे अच्छा अगर वो कॉम्बिनेशन में आती है तो आप वो दे दो। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना मैनेज कर पाना, है ना, अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे। तो जब 2 सोल्ट की एक ही टैबलेट भी आती है तो क्यों 2 टैबलेट्स देनी है अलग अलग, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यूजुअली तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो वो, लेकिन हमें भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेन विद द पेशेंट अंटिल ऑल मेडिकेशन हैज़ बीन swallowed बिफोर साइनिंग द एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन। देखो, हम अपना मेडिसिन रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं ना कि हाँ हमने मेडिसिन दे दिया, उसके भी साइन करते, तो वो आप तब साइन करोगे जब आप इंश्योर कर लेते हो कि हाँ पेशेंट ने मेडिसिन ले ली है। तो मेडिसिन पेशेंट जब तक नहीं ले लेते आपको वहीं खड़े रहना है, आपको देखना है, इंश्योर करना है कि पेशेंट ने वो मेडिसिन कम्प्लीटली ले ली है, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें साइन करेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर और नॉन कॉम्प्लायंस। तो गाइज, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लीजिए, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स कहीं पे लिखने के लिए भी चाहिए या वाइवा वगैरह के लिए चाहिए, जैसे भी मर्ज़ी के लिए चाहिए, ये नोट्स जो है मोर देन इनफ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।